अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। पाकिस्तान में बिजली का बहरान कई दहाइयों से जारी है और इसका जो शिकार बनते हैं वो आम आवाम और इंडस्ट्री जब इस बहरान का शिकार बनती है तो उससे भी लामहला अवाम ही मुतासर होते हैं। पाकिस्तान में बिजली का बहरान दो नुमाया सूरतों में मौजूद है। एक तो बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और दूसरी बिजली होती नहीं। जब इंडस्ट्री के पास महंगी बिजली जाएगी और वो फिर आवाम को प्रोडक्ट बना के महंगा बेचेंगे, तब भी आवाम ही पिसेंगे। जब इस बहरान का लफ्ज़ आता है या मसले का लफ्ज़ आता है तो लामहला हम किसी न किसी से मशवरे की सोचते हैं, कंसल्टेंट के हवाले से बात होती है। क्या पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंसल्टेंट्स को इन मसाइल के हल का इदराक है और वो अपने इन मसाइल को हल कर सकते हैं या तजावीज़ दे रहे हैं? इंडस्ट्री को क्या तजावीज़ दे रहे हैं, हुकूमत को क्या तजावीज़ दे रहे हैं? इस सारे मौजू पे बात करने के लिए आज हम जाफरी एंड एसोसिएट्स आए हैं। तनवीर जाफरी साहब हमारे साथ हैं, एक वसी तजर्बा रखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कि पाकिस्तान में बिजली का बहरान कई दहाइयों पे मुहित है। एक तो मसला है कि महंगी है, दूसरा है नहीं, और जो है उसमें लाइन लॉसेस का एक बड़ा इशू है। तो इस सारे सिनेरियो को, इस सारे मसले को कि जड़ कहाँ पे है, हल कैसे होगा, या अगर 30 साल से हम देख रहे हैं तो हमारे बच्चे भी अगले 30 साल तक ये मसला देखते रहेंगे, या इसका कोई हल होने का उम्मीद नज़र आती है आपको? वालेकुम सलाम। उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से है और हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। हम एज ए कंसल्टेंट जिस फोरम में होता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो या गवर्नमेंट हो या बिजनेस सेक्टर हो। हल मौजूद है, विल की ज़रूरत है। किसी भी आपका टैरिफ, घर का टैरिफ, मेरा टैरिफ जो बिल आएगा उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है जनरेशन, उसके पीछे है ट्रांसमिशन, उसके आगे आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन और फिर आपके घर तक पहुंची बिजली। अब जनरेशन जो है वो उसके अंदर एक मिथ है कि रिन्यूएबल एनर्जी से 100% जनरेशन हो सकती है। कोई भी डेवलप कंट्री इस चीज़ को अचीव नहीं कर सका। जितनी भी जर्मनी हुआ, नॉर्थ अमेरिका हुआ, वेस्टर्न यूरोप हुआ, चाइना हुआ, ये कंट्रीज़ में बहुत हैं रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट, विंड, सोलर, बायोमास प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ सब एनर्जी है, यानी कि आप एक एसेस नहीं कर सकते कि आज मुझे विंड कितना मिलेगा, सोलर कितना मिलेगा, इवन फॉर दैट से हाइड्रो कितना मिलेगा। अब ये अगर आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी 100 मेगावाट है और साल में आपको अगर आप नॉर्मलाइज करें तो सोलर का आपको जो है ना 22 मेगावाट मिलेगा, विंड का आपको 34 मिलेगा और हाइड्रो का उसी कैपेसिटी में आपको वो 45 तक मिलेगा। तो ये हो गई इंटरमीडिएट। तो कैपेसिटी जो है वो फुल आप अवेल नहीं कर सकते। अब जहाँ तक न्यूक्लियर, कोल, ऑयल और गैस का है, दे आर कंसिडर्ड बेस लोड, कि आपके जो बेस लोड प्रोजेक्ट्स हैं वो चलते रहें। अब हमारे पास पाकिस्तान में जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जी बेस लोड के लिए हमें न्यूक्लियर की हमारी कैपेसिटी बहुत लो है, जो गैस है वो इम्पोर्टेड है, ऑयल इम्पोर्टेड है, और जो एक दो प्लांट जो थर कोल पे लोकल लिग्नाइट पे चल रहे हैं उसके अंदर जो माइनिंग ऑपरेशन है वो भी, उसकी भी आप इक्विटी जो है वो वापस रिम्बर्स की जाती है पेरेंट कंपनीज़ को जो कि बाहर है। लेकिन थर कोल एक इनिशिएटिव है जिसके ऊपर आप लोकलाइजेशन कर रहे हैं, उसकी जो शॉर्टकमिंग है कि वो आप ट्रांसपोर्ट उसका बड़ा डिफ़िकल्ट है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, और जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर पावर प्लांट में स्टोरेज भी उसका मुश्किल होता है। तो हम अब क्या करें? जो हमारे पास जनरेशन यूनिट्स हैं
इन जनरेशन यूनिट्स को ऑप्टिमली इस्तेमाल किया जाए। हमारे पास एक ज़माने में वापडा होता था, वापडा के अंदर जीएम थर्मल होता था, उसको पूरे पाकिस्तान का नेटवर्क पता होता था, उसको पता होता था कि जी जनरेशन यूनिट लगाना है जो कि हमारे स्टेडी फ्लो पावर दे सके। वापडा की अनबंडलिंग के बाद वो पोजीशन एलिमिनेट हो गई, जनरेशंस कंपनीज बन गई और डिस्कोज बन गई और फिर एनटीडीसी बन गई, एनटीडीसी से फर्दर डिवीजन हुई सीपीपीए बन गई। इन सब को रेगुलेट करने के लिए एक नेपरा इदारा बन गया। अब अगर आप कंज्यूमर, जब एक एंटिटी है एनपीसीसी, तो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर है जो कि आपको बताती है कि मुझे कितने डिस्कोस को कितनी एनर्जी देनी है, कितना पावरफुल हो रहा है। एक ज़माने वो एनटीडीसी का हिस्सा था, अभी भी वो डिफेक्टो एनटीडीसी का हिस्सा है। अब जब आप पावर को जनरेट कर लेते हैं तो उसको आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट करना है और वहाँ से आप फर्दर उसको ड्रॉप करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर। अनफॉर्चुनेटली हमारा एक इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर बना हुआ है कि मुझे जनरेशन कॉस्ट जो है कितने की मिल रही है। अब वो जो जनरेशन कॉस्ट है उसके बेस पे डिस्पैच दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल हैदराबाद को बिजली चाहिए और डिस्पैच चीप आ रही है मंगला से, तो उसको आपने फॉर गया, उधर कोई पावर प्लांट है, नॉर्मली इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर में हाइड्रो, विंड और सोलर डाले हुए नहीं। अगर आप उसको कहते हैं कि जी बिक्की से या हवाली बहादुर शाह से या उच्च से या कराची से आप पावर उसको डिस्पैच करते हैं, तो वो जो ट्रांसमिशन का लॉस है वो कौन भर रहा है? वो कंज्यूमर भर रहा है। वो कंज्यूमर भर रहा है, उसके साथ एडेड हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का लॉसेस। तो कंबाइंड लॉसेस जो है वो रूल ऑफ थंब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का है, पाकिस्तान जिसके अंदर लाया था, वो 37 टोटल होता है, 37%, गिव एंड टेक फ्यू परसेंट। इसको मिनिमाइज करने की ज़रूरत है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको आप टाई करें कि पिछले कई सालों से एनुअली पाकिस्तान के अंदर एक टोटल ब्लैकआउट हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि विद इन द ग्रिड लाइन कहीं पे एक फॉल्ट आया, ग्रिड एक सिस्टम, एक लीनियर सिस्टम की तरह काम करे, इसलिए कि कास्केड इफेक्ट होता है और सारे पावर प्लांट बंद हो जाते हैं, उसको वापस लाने में 2 दिन लग जाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ की जाए कि जिससे लॉसेस भी कम हो, ग्रिड की स्टेबिलिटी भी हो? वो ये है कि आपके जो जितने भी लोड सेंटर्स हैं बड़े, उनके पास ऑन जो साइट एट लोड सेंटर जनरेशन यूनिट्स अभी भी हैं और वहीं पे बनाने चाहिए, और ग्रिड्स को जो है रिंग्स बनाने चाहिए लोड सेंटर के अंदर, ताकि वो आइलैंड मोड में जा सकें। अगर पाकिस्तान में कहीं भी ट्रिपिंग हो, अगर बलूचिस्तान में ट्रिपिंग होती है तो कराची को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, और इसी तरीके कराची में होती है तो लाहौर को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको आइसोलेट करने के लिए इन सिटीज़ को आइलैंड मोड में चलाएंगे होता है। अब उससे इकोनॉमिक क्या फ़ायदा होगा? अब इकोनॉमिक फ़ायदा ये होगा कि आपका ट्रांसमिशन लॉसेस ख़त्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट निगलेजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पोर्ट कासिम पे जो कोल का प्रोजेक्ट लगा है, या जो 2 कोल के प्रोजेक्ट लगे हैं, वो नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड है। उसको अगर आप ड्रॉप करके के इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करें तो आपके पास जो 900 मेगावाट आप ट्रांसमिशन दे रहे हैं इधर दे दें। सही। अब क्योंकि वो आईपीपी से उनका एग्रीमेंट है सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी से, तो वो उसी तरीके से फंक्शन करते हैं, उस तरीके से सिस्टम डिज़ाइन होता है। तो अभी इकोनॉमिक में वो बेनिफिशियल है एनटीडीसी के, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के, कि उसको चीप पड़ रहा है, लेकिन आवाम को या इंडस्ट्री को चीप पड़ने की सोच नहीं है। क्योंकि अगर एनटीडीसी को वो चीप पड़ रहा है जब भी तो वहाँ से खरीद रहा है, एनपीसीसी उससे डिस्पैच ले रहा है। तो इंटरनेशनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक है या गूगल है या लार्ज हॉस्पिटल नेटवर्क या लार्ज स्टोर्स नेटवर्क है, इनके पास एक एनर्जी बायर होता है, उसका काम होता है बिजली पानी गैस को खरीदे, वो उसकी रोल ये होता है। तो वो मार्केट में जाता है और कहता है मुझे तुम बिजली कितने की दोगे, जो सस्ती देगा उससे देगा तो उससे लोगे। तो वो कहता है कि मेरे घर पे कितने की पड़ रही है। तो
तनवीर जाफरी के घर के ऊपर कितने की पड़ रही है बिजली। दैट इज व्हाट द इकोनॉमिक्स। एनटीडीसी को कितने की पड़ रही है उससे आपका या मेरा ताल्लुक नहीं है। नहीं, मेरा ताल्लुक तो ये कि मुझे घर पे कितने की। अगर आप किसी से कहें कि मैं बेहतरीन चीपेस्ट एनर्जी चांद पे बना सकता हूँ, लेकिन आपको $1 मिलियन का यूनिट पड़ेगा, तो वो जो बीच में जो चांद से यहाँ तक लेके आ रहा है उसने तो पैसे बना लिए ना। लेकिन सर ये जो आप मिसाल दे रहे हैं तो बड़े मुल्कों की, बड़ी कंपनियों की, जहाँ एक शहर में कई एग्जैक्टली देखें, बात ये नहीं, बात ये है कि कंज्यूमर सेंट्रिक पॉलिसी। कोई एनटीडीसी तो बाहर जल से जुलूस नहीं कर रहा, बिल नहीं जला रहा ना, या कोई आईपीपी नहीं जला रहे, कोई भी नहीं जला रहे हैं कंज्यूमर्स, फ्रस्ट्रेटेड हैं कंज्यूमर। तो अगर जब कंज्यूमर फ्रस्ट्रेटेड तो उनके एड्रेस करने के लिए क्या है, मैं अगर अपने घर में एक जनरेटर चलाता हूँ तो मुझे चीप पड़ता है, उसमें ट्रांसमिशन लॉसेज है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। मैं अपने घर की छत पे सोलर लगाता हूँ, उसमें ट्रांसमिशन तो मेरा टैरिफ कम पड़ता है। इसी तरीके से जब भी तो आपका जल्दी पे बैक हो जाता है सोलर का। अब जब आप उसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो फिर उसमें जो है ना आपको लॉसेज होंगे, वो लॉसेज आपको टैरिफ की सूरत में आएगा। और वो इट्स नॉट कि जी आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से आ रहे हैं, वो इसे इनहेरेंट, मतलब डेसिपेट होगी एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, डेसिपेट हो जाएगी। एक जो आपका वो जो केबल चल रहे हैं वो ट्रांसमिशन लाइंस के, उसके अंदर जो है वो आपका हो जाएगा, केबल नहीं कहते उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो चल रहा है। अब उसको जब आपके लॉसेस हैं वो क्वांटिफाई करते हैं, वो नेपरा के पास जाते हैं कि जी हमारे इतने लॉसेस हैं, इसका आप जो है ना इसके लॉसेस को एडजस्ट करते हुए हमारा टैरिफ इतना है। इसी तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन जाता है, कंपनी जाती है कि जी हमारे लॉसेस इतना है। तो एक लॉस जनरेशन का है, एक लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का है, और एक लॉस ट्रांसमिशन का है। इसको एलिमिनेट करेंगे, आपका इम्पैक्ट जो है पड़ेगा, अगर आप इसमें होंगे जी कराची वालों को, हैदराबाद वालों को, रावलपिंडी वालों को, लाहौर वालों को बिजली उस एरिया से मिले जहाँ मेरे टेक्निकल लॉसेस कम हो। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें ही आप ये बता रहे हैं कि उसका कोई क्यों नहीं कर सकते, को सस्ती पड़ेगी वो वहाँ से ले लेगी, वहीं से लेती है जो सिनेरियो है, क्योंकि वो डिस्पैच उसी को देती है जिसका चीप होता है, वो मास्टर एग्रीमेंट है ना उसको। अच्छा, मैं ये उसमें एक ये बात करना चाह रहा था कि जैसे कराची जैसा शहर है, इधर न्यूक्लियर भी है और विंड भी है और कोल भी है, तो यहाँ पे तो बिजली फिर ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा हो जाएगी। कुछ शहर ऐसे होंगे जहाँ पे बिजली ज़्यादा होगी, कुछ शहर ऐसे होंगे जहाँ बिजली कम होगी, फिर उसको कैसे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी अगर इंटीग्रेट, अगर तरबेला या पिंडी में देखा जाए तो वहाँ हाइडल की बिजली या केपीके में हाइडल की बिजली बहुत ज़्यादा होगी। नहीं होगी, मैं आपको बताता हूँ ना। देखिए हाइडल का मैंने कहा कि मेरे पास 2000 मेगावाट है, उसका 40% ही मुझे मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। आप कंज्यूम कैपेसिटी नहीं करते, आप कंज्यूम एनर्जी करते हैं, और एनर्जी जो है वो उसका जो पानी जनरेट करेगा, या विंड जनरेट करेगा, या सोलर जनरेट करेगा, वो उसकी फ्यूल जो है, सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, पानी हो, ये इनके फ्यूल है, कोल हो, बायोगैस हो, न्यूक्लियर हो, तो वो आप कैपेसिटी नहीं, वो एनर्जी यूज़ कर रहे होता है। आपने ये सही कहा कि कराची में एक्सेस पावर हो जाएगा। अब कराची की पॉपुलेशन 20+ मिलियन है, ठीक है, इससे कहीं ज़्यादा, लेकिन लग से 20+ मिलियन की पॉपुलेशन की शहर की जो है इंटरनेशनल जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 1 से 1.5 लाख मेगावाट, 1 से 1.5 लाख मेगावाट, जो कि कराची जैसे साइज की जो है ना वो मार्केट को अगर फिट कर रहा, और हम लोग हैं 2-3 हज़ार मेगावाट। लेकिन बिसाइड दैट पॉइंट हम एनर्जी डिप्राइव कंट्री हैं। आपने 4 प्रोजेक्ट अगर यहाँ लगाने हैं कराची पोर्ट के पास या पोर्ट कासिम के पास आपके पावर प्लांट लगे हुए हैं, ये जब प्लानिंग हो रही थी उस प्लानिंग में डिसाइड करना चाहिए थे कहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि एक्सेस पावर कराची में हो गया। अभी जनरेशन कैपेसिटी प्लान जो उन्होंने बनाया है फ्यूचर का 2037 तक का, आई थिंक 2047, आई डोंट नो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने कहा जी हमें इतने हज़ार मेगावाट चाहिए। अब इतने हज़ार मेगावाट में हम विंड को ले आएंगे, सोलर को ले आएंगे, ये ले आएंगे, लेकिन उसके अंदर ये नहीं हुआ कि इसके अंदर लॉसेस कितने होंगे, इसका टैरिफ इम्पैक्ट का हो, किस लोकेशन में लगना चाहिए। तो लोकेशन रियल एस्टेट के लिए भी है
वो पावर जनरेशन के लिए भी है। अच्छा, ये तो चले एक बहुत आपकी तजवीज़ है। इंडस्ट्री को इस वक्त तो बिजली महंगी मिल रही है, क्या इंडस्ट्री इस हवाले से कंसल्टेंट्स के पास आती है कि यार हमें कोई सलूशन दिया जाए, कोई बात की जाए? क्योंकि अगर हम महंगी बिजली ख़रीदेंगे तो पाकिस्तान में भी प्रोडक्ट महंगी मिलेगी, और अगर एक्सपोर्ट का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरफ कोई इंडस्ट्री की सोच है कि इंडस्ट्री इस वक्त स्टेट ऑफ फ्लक्स में है, क्या करे? अब जैसे एबट का आज देख रहे थे कि एबट को इतने अरब रुपए का नुकसान हुआ है इस साल, ठीक है। अब उनकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो बढ़ी है। सेल ग्रॉस सही थी लेकिन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ गई। तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के अंदर की तो यही है, बिजली पानी गैस है। अब बिजली पानी गैस को एड्रेस करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ मौजूद है, और टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनको अप्लाई करने की ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अब ये बर्निंग द कैंडल फ्रॉम बोथ एंड्स। आप अगर एक इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं कि मैं एक इंडस्ट्री लगाता हूँ, उसके अंदर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%, और 5 साल के बाद मेरा पैसा निकल जाएगा, मैंने इंडस्ट्री बनानी, लोगों को हायर करना है, एक हेडेक करना है, इस बिज़नेस को ऑपरेट करना है, वो 5 साल का नॉर्मली यूज टू बी ए गुड थिंग। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में पैसे लगा दूँ, मेरे 20% तो वैसे मिल जाएगा, तो मैं क्यों इतने सारे स्टेप लूँ आगे करने? तो इंडस्ट्री स्टैंड स्टिल है। तो अगर हम जाते हैं या हमसे कोई पूछता भी है, जैसे आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये घर बन रहे हैं, घरों को बिजली नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही, तो दे आर लुकिंग इनटू दैट कि हम इनको यूटिलिटीज़ कैसे दें जिसके अंदर सारी चीज़ें आती है, बिजली पानी गैस आती है, और वो नहीं मिल पा रही, वो किसी को नहीं मिल पा रही, ना इंडस्ट्री को मिल पा रही, और मिल भी रहा है तो बहुत ही ज़्यादा प्राइसली होता है वो। हमको कुछ लोग फ़ोन करते हैं, हम खुद वॉलंटरी भी करते हैं कि उनको आइडियाज़ दें। इट्स नॉट दैट कि आप जो हैं हर चीज़ पैसे के लिए करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि आपको ये सेटिस्फेक्शन हो कि अगर आपके पास किसी चीज़ का हल है तो आप बताएं लोगों को। तो हम वॉलंटरी भी देते हैं और हमें फ़ोन भी आ रहा है, लेकिन उसके साथ क्या हो जाता है कि वो टेक्नोलॉजीज़ यहाँ नहीं डेवलप हो रही। अब यहाँ जब डेवलप नहीं हो रही हैं तो वो इम्पोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि डॉलर भी स्ट्रेस है। तो अब ये नहीं, ये जो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप नहीं हो रही, तो जब डेवलप और आप मंगा नहीं सकते तो फिर भी यहीं डेवलप करो। तो फिर कंज्यूमर का क्या रिएक्शन है कि यार मुझे आईफोन ही चाहिए या पाकिस्तान मेड फ़ोन चाहिए? देखें, कंज्यूमर को जो है एडिशनल बेनिफिट देना चाहिए कि वो पाकिस्तान मेड चीज़ें लें। अब उसके अंदर जाहिर बात है कि आप इतनी ज़्यादा ड्यूटी और टैरिफ इंपोर्ट पे नहीं लगा सकते कि WTO आ जाए और कहे कि जी ये हमारा है। अब पाकिस्तान की जो मार्केट है उसमें अगर मैं कोई चीज़ आइडिया लेके जाता हूँ तो मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि जी पाकिस्तान में पहले किसने किया? सर, पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। देखेंगे मेरा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की सर्टिफिकेशन है, ये इसकी मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, ये मौजूद है, और अगर आप ये लेंगे तो आपको टैक्स इंसेंटिव है कि 50% आपको टैक्स ब्रेक मिल जाएगा। दैट्स व्हाट यू स्टील पाकिस्तान में। एडिशनल आप उनको इंसेंटिव देंगे पाकिस्तान में, ताकि अगर वो ये डरते भी हो रिलायबिलिटी के ऊपर तो उनको इंसेंटिव पड़ गई, मेरी कॉस्ट इम्पैक्ट कम है। तो चाहे वो 10 साल में उसका निकाल लें या 5 साल में या फर्स्ट ईयर, वो फिर सुनने को तैयार। जब मार्केट में बड़े कंज्यूमर उसको इस्तेमाल करने चाहिए तो छोटे बहुत तो फॉलो कर ही लेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि एक बंदा ख्वाहिश से काम करता है और एक बंदा मजबूरी से काम करता है। इस वक्त तो हम मजबूर हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है इंपोर्ट करने के। तो कोई इन 6-8 महीने में, साल भर में आपको कुछ मार्केट की स्मेल महसूस हुई कि यार चलो ठीक है पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट लगा लो? पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट लगाने को लोग तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान में मेड तो हो। देखिए, आप फॉर एग्जांपल एक इक्विपमेंट डिज़ाइन करते हैं या कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, उसकी एक UL सर्टिफिकेशन होती है। UL सर्टिफिकेशन होती है नॉर्थ अमेरिका में भी, C सर्टिफिकेशन होती है यूरोप यूनियन में बेचने के लिए। अब ये सर्टिफिकेशन जो है टेस्टिंग ट्रायल के बाद आपको वो मिल जाती है कि जी आप ये इक्विपमेंट
आपका वर्दी है, मार्केट वर्दी है, अब आप उसके स्टिकर लगा के दे देते हैं। अब मेरे पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जो कि मुझे मेरे प्रोडक्ट पे स्टिकर लगा के दे कि हाँ भाई ये एज पर ऑल द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लोकल दिस इज, अब इसकी ज़रूरत है। पाकिस्तान में हाँ PSQCR वगैरह की तरह की चाहिए, जो कि PSQ रहता है तो इट्स नॉट एक्रीडेटिंग, इट्स टेस्टिंग बट नॉट एक्रीडेटिंग। आप एक्रीडेट कराएंगे ये है, इस स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, हम अपना इसको सील ऑफ अप्रूवल देते हैं और आप इसको ख़रीद सकते हैं। दैट्स वेयर द मार्केट पुश कम्स। क्योंकि सेल फोन आपने अगर आईफोन लेना है तो आईफोन ले लो, लेकिन आईफोन की सेम कैपेसिटी सेम टाइप का फूड पाकिस्तान में एंड्रॉयड बन रहा है। अब पाकिस्तान में एंड्रॉयड बन रहा है लेकिन वो बेचारा फंस गया क्योंकि ना बिजली है ना पानी है ना गैस है। अच्छा सर, आपसे पिछले इंटरव्यू में भी हमने बात की थी टेक्नोलॉजी के ऊपर, ChatGPT और AI के ऊपर, और अभी उसको उस इंटरव्यू को मेरे ख्याल है 4-5 महीने हो गए। क्या तब्दीली महसूस हुई? क्या मार्केट ने उसका वेलकम किया या मार्केट डर रही है? दोनों साइड की मैं बात कर रहा हूँ, कंसल्टेंट्स की साइड पे भी और इंडस्ट्री की साइड पे भी। जी, आई थिंक बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि जो इंग्लिश राइटर पे लोगों का इम्प्रूव होता जा रहा है और उसकी वजह यही है क्योंकि वो एक टीचर के तरह भी काम कर रहा है ना आर्टिफिशियल, कि आप कोई यहाँ तक है कि ऐसे ऐप में आप रोमन उर्दू में लिख के भेज दें, वो आपको इंग्लिश में लेटर बना दे। तो इस तरीके की चीज़ें हेल्पफुल हो रही हैं आम पब्लिक में। इंडस्ट्रीज़ के अंदर एप्लीकेशन इतनी नहीं है। अभी एक प्रोजेक्ट है इंजीनियर कर रहा था, तो उसमें के अंदर ये था कि वो वाइड एरिया नेटवर्क या लॉन्ग एरिया नेटवर्क के लिए उनको केबलिंग करनी पड़ी, तो कॉपर वायर बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे हैं कि जी हम इसको जो है माइक्रोवेव पे क्यों ना करें, तो हमें केबल के पैसे बच जाएंगे, हम इसको ऑटोमेटिक करेंगे। तो ये इनोवेशन पकड़ रहे हैं, क्यों पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया लेकिन वो कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ एडाप्शन आ रही है टेक्नोलॉजीज़ की, जो मटेरियल है वो उनको मिल रहा है ताकि वो उससे जाके सवाल पूछते थे कि भाई ये कंपेयर कर दो, कंपेयर दे देता है। तो जो क्लाइंट है वो भी इसको यूटिलाइज कर रहा है डिसीजन मेकिंग के अंदर। सही। अच्छा, लेकिन कंसल्टेंट्स की तरफ से एक जो वाकई पढ़े लिखे कंसल्टेंट हैं, इंजीनियर हैं, उनकी तरफ से एक ये बड़ा एतराज़ होता रहा है कि यार जो एसोसिएट इंजीनियर होते हैं वो भी ड्राइंग वगैरह बना के और वो अपने आप को कंसल्टेंट शो कर देते हैं। अगर ChatGPT इतना ज़्यादा आसान होता चला जाएगा तो वो जो आपकी फ़ीस एज अ कंसल्टेंट थी, वो एसोसिएट इंजीनियर तो कहेगा ठीक है भाई ChatGPT से उसने ड्राइंग बनवाई, तो इसको कैसे, क्या आपकी फ़ीस डिस्टर्ब होगी कंसल्टेंसी? यस एंड नो। देखिए, आप ड्राइंग तो डिज़ाइन की बनाते हैं और उसके ऊपर जो स्टैंप लगता है वो प्रोफेशनल इंजीनियर का लगता है, दुनिया भर में ही है। तो प्रोफेशनल इंजीनियर का जो डेजिग्नेशन है वो एक ग्रेजुएट इंजीनियर का है, सर्टेन एक्सपीरियंस का है, उसके बाद इतनी कंटिन्यूइंग एजुकेशन, उसको पाकिस्तान में दे रहा है। ये फ्लॉ एग्जिस्ट करेगा जो अभी भी है कि वो जा कर के आपसे एसोसिएट से, या मैं नहीं कह रहा कि एसोसिएट जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है लेकिन वो ऑथराइज नहीं है, ठीक है। तो अगर क्लाइंट ये समझता है कि मैं ऐसी कर लूँ, तो वो उसको स्टैम्प करके जो आपके जो अप्रूविंग अथॉरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके की एप्लीकेशन नेपरा में जमा नहीं हो सकती, ये इंडिपेंडेंट इंजीनियर इस तरीके की एप्लीकेशन नहीं दे सकता। बिल्डिंग कमीशन होने से पहले किसने उसको साइन किया, किसने ऑक्यूपेंसी दी, तो ये फ्यूचर में जाके अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हर दूसरा लड़का टेक्निकली अगर वो कॉम्पिटेंट है तो वो जा कर के घरों पे सोलर के पैनल्स लगा रहा है। क्या वो ऑथराइज है? नहीं। ना उसके पास कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस है PEC से, ना उसके पास इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की अप्रूवल है। वो एक सिस्टम को टच करा है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है तो ये चीज़ जो है ना सब जाग जाएंगे। तो हमारा जो कंज्यूमर है इसको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो इलीगल है। इट्स नॉट दैट कि आप ये आपको सस्ता और महंगा। आप ये देखें कि कौन सी चीज़ जो है ना लीगल फ्रेम है, वो लाइबिलिटी फिर आपकी है।
लाइबिलिटी आपकी है। तो वो उनको चाहे वो चैट जीटीपी से करें, कोई और सॉफ्टवेयर लें, कुछ लें, आपको प्रोफेशनल इंजीनियर से उसकी डिज़ाइन वेटिंग कराना ज़रूरी है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हर दफ़ा की तरह तनवीर साहब से बात करना बड़ा ज़बरदस्त होता है। इनके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं और आउट ऑफ बॉक्स, इनके वालिद साहब भी हमें यही कहा करते थे कि भाई आउट ऑफ बॉक्स सोचा करो, और इनके पास भी आउट ऑफ बॉक्स ही आइडियाज़ होते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आएगा। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।